नमस्कार। आज मैं आपको जल रंग व अन्य माध्यमों के बारे में जानकारी दूंगा। जल रंग चित्रांकन जो आज भी सर्वथा कलाकारों का प्रिय एवं कठिन साध्य विषय समझा जाता है। मिस्र में साइप्रस पेपिरस, जिन्हें सरो के वृक्ष नामक प्रसिद्ध पौधे की छाल में जल रंग चित्रकारी का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। सरो वृक्ष की छालों में लिखाई एवं इलस्ट्रेशन के द्वारा विज्ञान, धर्म एवं जादू के प्राचीनतम इतिहास को सुरक्षित रखा गया है। भारत में भोजपत्रों ने इस रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 834 और 843 ईस्वी के मध्य चित्रित आदि पुरुष और आदि स्त्री की कहानी द स्टोरी ऑफ आदम एंड ईव नामक जल चित्र, जिसे चर्म पत्र लिखने या चित्र बनाने के लिए भेड़ बकरी का चमड़ा में चित्रित किया गया था, आज भी ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में सुरक्षित है। इसमें प्रयुक्त हुए रंग पारदर्शी हैं, जो जल रंग की एक अति विशिष्ट पहचान है। उल्लेखनीय है कि खनिज सिनाबोर से लाल रंग, जले हुए सुरई के पौधे से काला रंग और जिप्सम से सफ़ेद रंग तैयार किए जाते थे। भूरे एवं पीले रंग की मिट्टी, जिसे सिएना से गहरा पीला, ओकर और भूरा रंग बनाया जाता था। वर्तमान में जल रंग कलाकारों का लोकप्रिय माध्यम समझा जाता है। पोत, जिसे टेक्सचर भी कहते हैं, के पेंचीलेपन की अधिक रुचिरता के लिए स्थिर चित्रण स्टिल लाइफ बनाना, विविध व अद्भुत रंगों की ओर ध्यान देना हो तो पुष्प चित्रण, फ्लावर स्टडी करना तथा दृश्य चित्रण, लैंडस्केप पेंटिंग सर्वथा सर्वप्रिय विषय होता है। यद्यपि मुख्य चित्र, पोर्ट्रेट पेंटिंग व लाइफ स्टडी मुख्य रूप से कठिन जान पड़ते हैं, जिन्हें भी धीरे धीरे जल रंग में विकसित किया जा सकता है। मुख्य रूप से जल रंग में पारदर्शिता तथा बहाना, जिसे वासिस कहा जाता है, का बड़ा महत्व है। जल रंग चित्रकारी लाइट टू डार्क के सामान्य विचार पर चलती है। ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें गहरे रंग के ऊपर हल्का रंग नहीं चढ़ाया जा सकता है, जबकि हल्के रंग लगाने से धीरे धीरे उससे गहरा रंग चढ़ाना आसान है और रंग आसानी से चढ़ भी जाते हैं। रंग में पानी की मात्रा बढ़ाने से और पानी की मात्रा कम करने से रंग क्रमशः हल्का और गहरा हो जाता है। सफ़ेद रंग के लिए उस स्थान पर पेपर को ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाता है। कहीं कहीं इच्छित स्थान पर ढककर मनवांछित रंग निर्मित किया जाता है, जिसे मास्किंग कहते हैं, जिसमें फ्लूइड, वैक्स, पेपर, कटे फटे पेपर से स्थान को ढक दिया जाता है। इसके बाद पूरा चित्र रंगने पर इन्हें हटा लिया जाता है। विभिन्न प्रकार के वाशेस, जैसे सपाट, गीले में गीला, सूखे में गीला, कृत्रिम ढक्कन, वर्गानुक्रम का अभ्यास जल रंग चित्रकारी की प्राथमिक विधियां हैं। ड्राई ब्रश, स्क्रैम्बलिंग तथा रोलिंग से रंगांकन निखर उठता है। अनचाहे रंग को उठाने की विधि भी इसे अधिक आकर्षक बना देती है, जिसमें सोखता पेपर, टिश्यू पेपर, स्पंज, कॉटन वूल बड्स, फाइन रेगमाल तथा तेज ब्लेड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विभिन्न प्रकार के जल रंग चित्रकारी पेपर
अलग अलग पोत, अलग अलग टेक्सचर्स एवं उत्तमता से चित्र को यथाशक्ति प्रदान करते हैं। आकार, रंग और मुहावरा परिवर्तित होने के साथ साथ जल रंग की मूलभूत पारदर्शिता स्थिर एवं अपरिवर्तनीय होती है। जहाँ चित्रकार की व्यक्तिगत सोच विषय को प्रभावोत्पादक व अभिव्यंजनापूर्ण, इम्प्रेशनिस्ट अथवा एक्सप्रेशनिस्ट बनाती है। अब मैं आपको तैल चित्रांकन के बारे में बताऊंगा कि तैल चित्रांकन चित्रण की उच्च कोटि के अंतर्गत आता है। यह चित्रण का अत्यधिक सर्वप्रिय विषय प्रचलित माध्यम है। भावनाओं को प्रदर्शित करने और प्रकृति के सभी पहलुओं को सूक्ष्मता से प्रस्तुत करना ही तैल चित्रांकन है। सर्वप्रथम तैल रंगों को 15वीं सदी के प्रारंभ में विकसित कर प्रयोग किया गया। इस समय तक टेम्परा ही चित्रण का अत्यधिक सार्वभौम माध्यम थी। इसकी परेशानियों से उबरने के लिए तैल रंगों का आविष्कार हुआ। टेम्परा चित्रकारी की अति प्राचीन विधि है, जिसमें रंगों को बांधने के लिए जल के साथ गम अरबिक व अंडे की सफ़ेदी का प्रयोग किया जाता है। ये रंग अपारदर्शी होते हैं। वर्तमान में यह विधि प्रचलित नहीं है। जल रंग के विपरीत अपारदर्शी, जिसे ओपेक कहते हैं, तैल चित्रण रंगों का धीरे धीरे लंबे अंतराल के बाद सूखना, महीन काम का होना, रंगों की धनी उत्पादिता, आश्चर्यता, चंचलता और अत्यधिक लचीलापन प्रदान करने वाला अनूठा माध्यम है। भारत में तैल चित्रकारी से सर्वप्रथम चित्र बनाकर प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले कलाकारों में केरल के राजा रवि वर्मा का नाम आता है, जिन्होंने अपनी शिक्षा थियोडोर नैल्सन नामक यूरोपीय चित्रकार से ली थी। राजा रवि वर्मा के कुछ प्रसिद्ध चित्रों में सुकेशी, श्री कृष्ण और बलराम, सागर मान भंग, रावण और सीता, महात्मा गांधी, शकुंतला, इंद्रजीत की विजय व हरिश्चंद्र आदि हैं। तैल रंगों को दो प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। एक सीधे सीधे ट्यूब से निकालकर मोटा मोटा रंग का प्रयोग कर व दूसरा रंग को अलसी के तेल, जिसे कि लिंसीड ऑयल भी कहते हैं, एवं तारपीन के तेल, जिसे टर्पेंटाइन ऑयल कहा जाता है, में घोलकर रंग की पतली पतली परत लगाकर गहरे से हल्के रंग की ओर, डार्क टू लाइट वाली सामान्य विचार पर चलती है तैल चित्रकारी या तैल चित्रांकन। ज़्यादातर तैल चित्रांकन कैनवस पर ही की जाती है, यद्यपि लकड़ी, कार्ड व पेपर पर भी ठीक से साइजिंग व प्राइमिंग कर की जाती है। प्रारंभ में तैयार ऑयल शीट, कैनवस बोर्ड पर ही तैल चित्रण का अभ्यास उत्तम रहता है। तैल चित्रकारी में नर्म व कठोर बालों वाले चपटे तथा गोल तूलिका ब्रश से चित्रकारी की जाती है। नर्म बालों वाली तूलिकाएं नेवले की तरह एक मांसभक्षी पशु के बाल सेबल हेयर से बनाई जाती हैं। ये ब्रश महंगे होते हैं, जिस कारण इनके बदले कृत्रिम बाल, सिंथेटिक हेयर वाले ब्रश भी काम में लाए जाते हैं, जो इसकी भांति अत्यधिक चिकने स्ट्रोक देते हैं और बारीक काम करने में सहायक होते हैं। कठोर बालों वाले ब्रश सूअर के बालों, हॉग हेयर एवं सूअर के कठोर बालों, जिसे ब्रिसन्सल्स से बनाए जाते हैं। लकड़ी के पैलेट पर रंगों को फैलाया जाता है, जहां तेल रखने के लिए डिपर को भी
पैलेट में ही लगा लिया जाता है। पैलेट नाइफ से रंगों को मिलाया जाता है। किसी किसी चित्र को पैलेट नाइफ से ही रंग उठाकर सीधे तस्वीर पर लगाकर सारी की सारी तस्वीर नाइफ से ही पूरी कर ली जाती है, जिसे नाइफ पेंटिंग कहते हैं। कैनवस को इजिल पर रखकर चित्रकारी की जाती है। तैल चित्रांकन में स्क्रैम्बलिंग, जिसे कि चित्र के ऊपर पतला रंग चढ़ाकर इसको हल्का करना, ब्लेंडिंग अर्थात रंग मिलाना, ग्लेजिंग अर्थात रंग का दृष्टि संबंधी एकीकरण मिलान तथा इम्पेस्टो रंग की मोटी मोटी परतों का प्रयोग आदि विधियों द्वारा चित्र निर्मित किया जाता है। अब मैं आपको एक्रेलिक चित्रांकन के बारे में बताऊंगा। एक्रेलिक पेंट का आविष्कार 1920 ईस्वी में हुआ। यह रंग मुख्य रूप से म्यूरल चित्रकारों द्वारा प्रयोग किया जाता था, जो आज कैनवस में भी तैल रंग के स्थान पर बहुलता से प्रयोग हो रहा है। इस रंग की विशिष्टता यह है कि यह जलवायु एवं प्रकृति के दुष्कर थपेड़ों को सहते हुए भी अपनी प्रकृति और रंगों की चमक को समय के साथ क्षीण नहीं होने देता। सन 1950 ईस्वी में इसका पर्याप्त प्रयोग होने लगा। अमेरिका के प्रसिद्ध पोप आर्ट चित्रकारों ने मुख्य रूप से इसको बहुलता में प्रयोग किया। इंडी वारहोल और रॉय लिचेस्टेन ने अपने चित्रों के माध्यम से प्रसिद्ध डेविड हाकनी तथा अन्य यूरोपीय कलाकारों का ध्यान आकृष्ट किया। वर्तमान में एक्रेलिक को जल रंग एवं तैल रंग दोनों की ही भांति प्रयोग कर जादुई प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। एक्रेलिक रंग अत्यधिक तेजी से सूखते हैं, जिस कारण ऑन द स्पॉट स्थान पर जाकर ही दृश्य चित्रण करने के लिए अति उत्तम हैं। एक्रेलिक रंग पारदर्शी एवं अपारदर्शी दोनों ही प्रभाव उत्पन्न करते हैं। एक्रेलिक रंग को पूर्णतया मात्र मोमी एवं तैलीय धरातल के अतिरिक्त अन्य किसी भी धरातल पर किया जा सकता है। सर्वप्रथम धरातल पर एक्रेलिक मीडियम का लेप कर अथवा सफ़ेदी के लिए एक्रेलिक गैसों को प्रयुक्त किया जाता है। एक्रेलिक रंग को कृत्रिम राल या धुना से बनाया जाता है, जिसे पानी में छोड़ दिया जाता है। एक्रेलिक रंग तैल एवं पानी दोनों में से किसी एक में घोलकर जब आधार पर लगाए जाते हैं जहां चित्रकारी करनी हो, तो ये शीघ्र ही सूख जाते हैं तथा पानी में अघुलनशील हो जाते हैं। जल से एक्रेलिक पेंटिंग करने में जल रंग के ब्रश एवं तैल से एक्रेलिक पेंटिंग करने में तैल रंग के ब्रश का प्रयोग किया जाता है। एक्रेलिक रंग की प्रयोग विधि जल व तैल रंग से भिन्न हो जाती है, जबकि इसकी प्रकृति है कि यह अत्यधिक तेजी से सूखता है। जहाँ जल रंग व तैल रंग क्रमशः थोड़े समय के बाद एक लंबे समय के बाद ही सूखते हैं, अतः इसमें अत्यधिक तीव्र गति से अपने ब्रश के प्रहारों के द्वारा हृदय मन मस्तिष्क के भावों एवं उद्गारों को अभिव्यक्त कर चित्रित करना ही ज़्यादा आसान प्रतीत नहीं होता है। यद्यपि वर्तमान में कला जगत के ज़्यादातर चित्रकार इन रंगों के साथ अभ्यास कर समय की मांग को पहचानते हुए सृजनरत हैं। सुखमय रंग देने के लिए हर रंग में जहां हम सब की निगाहें भी रंगीन हो उठती हैं। जल रंग, तैल रंग और एक्रेलिक रंगों के
द्वारा मिश्रित माध्यम में भी चित्रकारी की जा सकती है। नमस्कार। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।